जरा जो शहीद खुश रहना तो सब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं एक ऐसे भारतीय सैनिक वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अकेले ही 1971 की लड़ाई में गंगा सागर इलाके में एक बैंकर में अकेले घुस करके 4 सैनिकों के शरीर में अपनी संगीत घुसा दी और मार गिराया। उससे 40 फीट दूरी पर गंगा सागर रेलवे सिग्नल बिल्डिंग में 2 सैनिक एमएमजी लेकर के हमारे सैनिकों पर फायर कर रहे थे। इसने उसमें भी घुस करके और एमएमजी का मुंह शांत किया। उसके बाद वहां से निकलते हुए लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर से गिर पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। वो थे हमारे भारत के वीर सिपाही सैनिक लांस नायक एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का का जन्म बिहार प्रांत, अब जो झारखंड में बट गया है, 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियट एक्का और माता का नाम मरियम एक्का था। मैंने आपको बताया 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था और झारखंड में गुमला जिले में खेरी गांव में ये पैदा हुए थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की और 27 दिसंबर 1962 को यह सेना में भर्ती हो गए, क्योंकि ये सेना में भर्ती होना चाहते थे। ये तीरंदाजी के बहुत अच्छे व्यक्ति थे और हॉकी के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। जब ये सेना में भर्ती हो गए तो जनवरी 1968 में जब 14 गार्ड का गठन हुआ, द ब्रिगेड ऑफ गार्ड का गठन हुआ, तो 14 गार्ड में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। और जब इनको इनके सीनियर ने कोटा से 30 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे कैंप लगा हुआ था, मेजर कोहली उस समय उस कंपनी कमांडर थे। उनके सामने जब इनको मार्च किया गया तो कोहली साहब ने देखा कि दुबला पतला सांवला सा लड़का हमारे सामने खड़ा है। उसको देख करके कोई प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि ये झारखंड का आदिवासी लड़का है तो इनके दिमाग में आया ये दुबला पतला तो जरूर है, ड्रेस इसकी ढीली ढाली जरूर है, लेकिन ये फिजिकल जरूरी फिट होगा। और ये बेचारे यूनिफॉर्म से इतने लापरवाह होते थे कि किसी भी साइज का ड्रेस मिल जाए उसको ऐसे ही पहन लेते थे और दुबले पतले थे, ये बेल्ट को बांधते थे तो बेल्ट भी उनकी हिलती रहती थी। कई बार कोहली साहब ने इनको डांटा भी कि जरा टर्न आउट, मतलब ड्रेस का जो साइज है, बेल्ट पहनने का जो तरीका है सेना में होता है, जो आदमी स्मार्ट दिखे उस तरह से रहो, लेकिन ये ध्यान नहीं देते थे और ये अपने काम में लगे रहते थे। हॉकी के अच्छे प्लेयर। 1968 में सेना म्यूजियम में गई। ये अपने बहुत कम लोगों से बात करते थे, अफसरों से भी नजर नहीं मिलाते थे, दोस्तों से भी नहीं ज़्यादा करते थे और ये चले जाते थे जंगलों में जहाँ झरना होता था, वहाँ से केकड़ा पकड़ करके लाते थे और केकड़े को भून करके नमक मिर्च लगा के बड़े चाव से खाते थे और ये अपने में मस्त रहते थे। जब 1971 की लड़ाई लगी तो इनका जो 14 गार्ड्स था वो 4 कोर के साथ लगा दिया गया, क्योंकि पूर्वांचल में 4 कोर है, लगा दिया गया। और इनकी कंपनी जो थी अल्फा और ब्रेवो को टास्क दिया गया था कि गंगा सागर के इलाके पर कब्जा करना। अल्फा ये जब आगे बढ़े तो वहां पर जो गंगा सागर के इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है, जो वहां पर रहे जानते हैं कि वहाँ की ज़मीन दलदली होती है। वहाँ की रेलवे लाइन नॉर्मल लेवल से 10-8 फुट की ऊंचाई पर बनाई जाती है।
क्योंकि बारिश वहाँ ज़्यादा होती है। तो ये सैनिक जब चले गंगा सागर के पाकिस्तानी बैंकरों पर कब्जा करने के लिए, तो घुटने तक इनके पैर कीचड़ में फंस जाते थे, चलना बहुत दुर्भर हो जाता था। तो वहाँ के कंपनी कमांडर मेजर कोहली ने कहा कि रेलवे लाइन जो है उस ट्रैक के बाएं और दाहिने तरफ आप लोग एक एक कंपनियां चलिए। एक कंपनी के इंचार्ज एल्बर्ट एक्का हुए और दूसरे कंपनी के नाइक साहब और हुए, उनका मैं नाम भूल गया हूं। अब मेजर कोहली भी इनके साथ थे। एक लाइन में रेलवे लाइन के किनारे ये लोग चल रहे थे। उसी समय किसी सैनिक का स्ट्रिप फायर पर जो है पैर पड़ गया, जिससे पूरा एकाएक उजाला हो गया। इनसे 10-15 फीट की दूरी पर पाकिस्तान की एक बैंकर थी, चौकी थी, जिसमें कुछ जवान थे। एक जवान ड्यूटी पर था, बंदूक तान करके बोलता है, कौन वहां कौन है? कि उसी तरह से कड़कती हुई आदमी बोले, तेरा बाप। इतना कह करके एक कहा दौड़ पड़े और जो सैनिक था उसको पेट में संगीन डाल करके उसको मार दिए। अब बैंकर में कूद पड़े। वहां 3-4 आदमी थे, सबको जो है संगीनों से घोंप निकाल करके सबको मार। वहां से 40 गज की दूरी पर गंगा सागर रेलवे स्टेशन की एक बिल्डिंग थी। वहां से उजेला करने वाले जो है गोले फेंके गए, चारों तरफ उजेला ही उजेला हो गया। यहाँ तक कि एक मेढक भी घास में कूद रहा है तो भी दिखाई दे जाता है, क्योंकि सैनिक के पास हर हथियार फौज के पास रहता है। रात की लड़ाई हो या दिन की लड़ाई हो, लड़ने के लिए उनके पास सब कुछ होता है। उनके पास एक MMG मीडियम मशीन गन थी। मीडियम मशीन गन का 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है। अब सोच लीजिए कि वैसे लोग कहते हैं कि 1 मिनट में 1 सेकंड में 10 राउंड फायर होता है। एक जो MMG है, यदि 1000 आदमी खड़े होकर के आ रहे हैं तो वह 360 डिग्री में पूरा घूम जाती है। 3 आदमी इस पर लगते हैं, एक एम्यूनेशन लाता है, एक एम्यूनेशन उसमें लगाता है और एक फायर करता है। यदि उसकी बैरल को ऐसे घुमा दिया जाए, उसमें निशाना नहीं लिया जाता है, उसमें ब्रस्ट फायर किया जाता है और 1 मिनट में 900-1000 गोली फायर करती है। आदमी को तलवार से जैसे काटा जाता है, 2 हिस्सों में वो काट देती है। एल्बर्ट एक्का इनको मारने के बाद वो बिल्डिंग से जो फायर आ रही थी, उसकी मशीन गन का मुंह बंद करना था, इनके दिल में था। बैंकर की लड़ाई में इनको एक गोली बाह में लगी, फिर भी ये जो है जमीन पर ऐसे लेट गए जब उनकी गोलियां चलने लगी MMG से कि जैसे कोई मुर्दा है, बिल्कुल नहीं हिल डुल रहे थे। फिर तब तक एक गोली आकर इनके गर्दन में लगती है। मेजर कोहली इनके साथ ही रहते हैं उस समय, लेकिन गर्दन में पूरी तेजी से नहीं लगती है, क्योंकि गर्दन में गोली लग जाए दोस्तों तो आदमी तत्काल मर जाएगा। यह गिरे और दूसरे क्षण के लिए खड़े हो गए। फिर उसके बाद ये आगे रेंग करके अपनी टुहनियों के बल, जिसको क्रोलिंग बोलते हैं, उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े जहां से MMG का फायर आ रहा था। इन्होंने देखा कि इस MMG का मुंह कैसे बंद किया जाए। बिल्डिंग के निकट पहुंचे और वहां के एक होल से इनके जो बेल्ट में एक पाउच होता है, पैकेट होता है, उसमें ग्रेनेड सैनिकों को दिया जाता है। उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला, दांत से पिन निकाली, क्योंकि हाथ इनके जख्मी थे और हर सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फेंकना है। उन्होंने उस ग्रेनेड को एक सुराख के रास्ते, मतलब एक खिड़की के रास्ते उठा करके उन्होंने फेंका और 4 सेकंड के बाद भयंकर धमाका हुआ, जिसमें एक सैनिक का चिथड़े उड़ गए और उस बिल्डिंग में जितने कुछ टुकड़े उड़े, इनके आकर के शरीर पे लगे। इनके गर्दन में जो गोली लगी हुई थी उससे खून बह रहा था। ये लेटे हुए थे। इन्होंने सोचा कि ये कोई पसीना तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि अभी उजाला हुआ नहीं था, रात का समय था। इन्होंने हाथ से लगाया, चिपचिपा लगा और इन्होंने अपने हाथ को अपने पैंट में साफ किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे है। तो जब ग्रेनेड इन्होंने फेंक दिया, उसमें धमाका हो गया, तो इनको था कि जरूर कुछ न कुछ लोग मारे गए होंगे। ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर कूद पड़े
देखते हैं कि एक सैनिक के चिथड़े हो गए हैं, एक सैनिक जो चला रहा है वो जो है उसके ऊपर कूद पड़े और संगीत जो बैनट लगी होती है उससे उसके शरीर में घोप निकाल करके कई बार अंदर डाले और कई बार बाहर निकाले, वहीं पर उसको मार डाले और एमएमजी का मुंह बंद हो गया। इनका टास्क पूरा हो गया था। दोस्तों, इनको पता था कि मेरे शरीर से जो ब्लड निकल रहा है मैं ज्यादा देर तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता हूं, मुझे गिरना ही है। और सीढ़ियों से जब उतर रहे थे 10 फीट की दूरी पर मेजर कोहली ने देखा एक दुबला पतला लड़का निकल रहा है और अभी पूरी सीढ़ी नहीं उतर पाए थे कि लड़खड़ा करके जमीन पर गिर गए और सदा सदा के लिए मां भारती के गोद में सो गए। यदि एल्बर्ट एक्का ने यदि ये कार्रवाई नहीं करती तो हमें गंगा सागर और अगरतला अपने कब्जे में हम नहीं ले पाते, वह पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता। तो इन्होंने लांस नायक होते हुए लड़ाइयों में 62, 65, 71 की लड़ाइयों में अमूमन अवार्ड जो है अफसरों को मिलता था, लेकिन 28 साल की उम्र में 27 दिसंबर 1971 में इनकी मृत्यु हुई और 27 दिसंबर इनकी मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1971 में हुई। भर्ती हुए ये 27 दिसंबर 1962 को और 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म था। इनका जन्म, भर्ती होना और परमवीर गति को प्राप्त करना ये दिसंबर का महीना इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दिसंबर में पैदा होते हैं, दिसंबर में सेना में भर्ती होते हैं और दिसंबर को जो है मां भारती के गोद में सदा सदा के लिए सो जाते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है, भारत सरकार ने सैनिक सम्मान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र इनको नवाजा। इनके नाम पर स्टेडियम बने, इनके नाम पर हवाई अड्डा बना, इनके नाम पर मेमोरियल हॉल बना। लेकिन बड़े दुख की बात है, कभी एक मैं वीडियो देख रहा था, इनका घर जैसा था वैसा ही आज भी है। उसमें भारत सरकार ने इनके घर को कोई सुधारने का काम नहीं किया था। बांग्लादेश ने भी इनको सम्मानित किया। उस लड़ाई में एक जवान जो एल्बर्ट एक्का थे उसके साथ 10 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए। एक अफसर, 3 जेसीओ और 22 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान के 25 सैनिक मारे गए और 6 को जो है बंदी बना दिया गया। यदि एल्बर्ट एक्का ने अदम्य साहस न दिखाया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ये जो तिरंगा हमारे पास मैंने लगा रखा है दोस्तों, मैं भी कभी सैनिक था और मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं। आज तिरंगा उन्हीं की वजह से ये मेरे साथ है, हमारे देश में है। और 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। स्कूल में तिरंगा होता है, विश्व बीज तिरंगा प्यारा सबसे ऊंचा रहे हमारा, यह स्कूल के बच्चे ये गाते हैं। लता मंगेशकर ने 62 की लड़ाई में ये गाया है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, एक सैनिक जब सेना में जाता है तो आग से, पानी से, जमीन से चलने की कसम खाता है। सेना में कहा ही नहीं जा सकता कि साहब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वहां तो शहादत देना ही पड़ता है कि या तो आप मरिए या दुश्मन को मारिए। तो आप लोगों से मैं कहता हूं कि हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, उन्होंने इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा। सिर्फ क्या देखा? माँ भारती की रक्षा करना। क्योंकि माँ भारती जो है बहुत सालों से गुलाम रही है। उन 1206 से हम पूर्ण रूप से गुलाम हुए जब मोहम्मद गोरी ने हमको गुलाम बनाया। क्यों गुलाम हुए? हमारे ही यहाँ के राजा आपस में बैमनस का खेल खेलते रहे और दुश्मनों को बुलाते रहे, उनको खिलाते रहे
और एक राजा को मरवाते रहे, अंत में अपने भी मरते रहे। तो 1206 में हम गुलाम होते हैं। फिर उसके बाद मुगल आते हैं हमारे देश में। 1526 में बाबर आता है, मुसलमानों को गुलाम बना करके मुगल साम्राज्य स्थापित करता है। उसके बाद 1600 में अंग्रेज आते हैं और दो लड़ाइयां प्रसिद्ध हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उसको जीत करके अंग्रेज अपना शासन मजबूत कर लेते हैं और हम 1947 15 अगस्त को फिर आजाद होते हैं। ये तो हुई, लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने तो अपनी शहादतें दे दी, लेकिन आज लोग पानी पी पी करके एक दूसरी पार्टियों को मतलब नीचा दिखाने का काम करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। देश हमारा एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत है। अब भारत के हर नागरिक का, हर बूढ़े बच्चे का कर्तव्य होता है कि मां भारती की रक्षा करना, क्योंकि यदि हम दोबारा गुलाम हो गए तो भगवान जाने इतनी बेमनस्ता फंस गई है कि कब हम फिर आजाद होंगे हम नहीं जानते, पीढ़ियां लग जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें आजादी मिली और हमारे सैनिकों ने, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 1962 का चीन और हिंदुस्तान का युद्ध हो, या 1947 में कबायलियों के आक्रमण हमारे देश पर हुए हों, चाहे 65 में पाकिस्तानी युद्ध हुआ हो, चाहे 71 में फिर पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो और 99 में कारगिल का युद्ध हुआ हो, इन सैनिकों ने अपने हाथ गंवाए, अपने पैर गंवाए, अपनी जानें गंवाई, लेकिन कभी पीछे हटे नहीं और विजय लेकर ही छोड़े। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और दिल में उनको स्थान रखना चाहिए कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज जो वीडियो आप देखते हैं, न मुगलिया साम्राज्य में आपसे देख सकते थे, न अंग्रेजों के साम्राज्य में देख सकते थे। आज हम चैन की सांस ले रहे हैं तो आजाद भारत में, और उन वीर सपूतों की वजह से जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, किसी लालच में नहीं आए, चाहे वो भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, राम प्रसाद बिस्मिल रहे, इन लोगों के वजह से आज हम हैं। इन्हीं के साथ मैं इसको अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। एक चीज और बता दूं, ये जो झारखंड का एरिया है, वहां पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा हुआ करते थे। ये लोग बड़े तगड़े लड़ाकू होते हैं और तीर कमान इनके मेन हथियार होते हैं। इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने में तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारी सेना बहुत सक्षम है। अभी देखिए हवाई जहाज उड़ रहा है, उसकी आवाज आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हो सके तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, बहुत तेजी से आप लोगों ने सहयोग किया हमारा, और बहुत तेजी से उसमें जो व्यू हुए हैं। और आप जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पुराने हैं लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे कुछ और वीडियो हैं जिनको दोबारा देखिएगा, उस पर मैं मिल जाऊंगा, थोड़ा उसको भी आप लोग मोटिवेट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, ओके।